चलिए, तो हम लोग जहाँ तक पढ़े थे माध्यम के अपूर्णांकों के मध्य संबंध पढ़ चुके थे। पढ़ना है अभी हमको आज माध्यम के अपूर्णांकों के मध्य संबंध पढ़ना है। इससे पहले हम लोग वीडियो में क्या क्या पढ़ चुके हैं। इससे पहले हमने पढ़ा था सबसे पहला टॉपिक था अपवर्तन के बारे में। फिर अपवर्तन पे कुछ पॉइंट्स था, फिर अपवर्तन के नियम थे, फिर अपवर्तन के नियम से कुछ क्वेश्चन किए, फिर आभासी गहराई और वास्तविक गहराई। ये सब पढ़ने के बाद आज हमारा टॉपिक जो होगा वो है अपवर्तनांकों के मध्य संबंध। ठीक है, तो इस टॉपिक को देखा जाए। इससे क्वेश्चन पूछता है हर साल, अपवर्तनांकों के मध्य संबंध। ठीक है, हमारे पास जैसे तीन माध्यम है। ठीक है, ये पहला माध्यम, दूसरा माध्यम, तीसरा माध्यम, फिर पहला माध्यम। ठीक है, सघन विरल हमको नहीं पता है कौन सघन है कौन विरल है, केवल हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि प्रकाश कैसे जाएगा, क्या होगा। मैं मानता हूँ कि ये अविलंब है, ये विलंब क्यों झुक गया, फिर ये और झुक गया, और फिर यहाँ से ऐसे चला गया। तो ये तीन माध्यम है हमारे पास। मान लीजिए इसमें अपवर्तनांक n1 है, इसमें अपवर्तनांक n2 है, इसमें अपवर्तनांक n3 है। यहाँ पे एंगल I बनता है आपतन कोण के, और ये एंगल R। जितना एंगल यहाँ पे उतना ही एंगल यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए R डैश बना, R डैश, तो ये भी क्या होगा R डैश। ये क्या होगा E क्या है, निर्गत कोण। यू क्या कहते हैं, निर्गत कोण। यार समझ में नहीं आ रहा हो तो ठीक से बना देता है। ये हमारा R है और ये हमारा R है, तो ये भी R होगा। मान लीजिए कि ये ऐसे चला गया, तो ये हमारा अगर यहाँ पे हमारा R डैश मान लेते हैं, फिर यहाँ पे हम क्या खींचेंगे, विलंब खींचेंगे। मान लीजिए ऐसे चला गया, तो अगर ये हमारा R डैश है तो ये भी R डैश होगा, और ये हम लोग मान लेते हैं कि ये हमारा क्या है, E है। अब यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला बनाएंगे इसके लिए। तो पहली बात आता है माध्यम एक के सापेक्ष माध्यम दो का अपवर्तनांक। माध्यम एक के सापेक्ष माध्यम दो का अपवर्तनांक, इसको लिखेंगे 1 and 2। माध्यम एक के सापेक्ष माध्यम एक के सापेक्ष माध्यम दो का अपवर्तनांक। ये क्या होगा, साइन आई अपान साइन आर। ठीक है, फिर उसके बाद माध्यम दो के सापेक्ष माध्यम तीन का अपवर्तनांक। माध्यम दो के सापेक्ष माध्यम तीन का अपवर्तनांक क्या हो जाएगा, ये साइन, यहाँ पे आपतन कोण क्या होगा, यहाँ पे आपतन कोण आपका हो जाएगा आर, और अपवर्तन कोण हो जाएगा आर डैश। और माध्यम तीन के सापेक्ष माध्यम एक का अपवर्तनांक, यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन आर डैश अपान साइन ई। और चूंकि हम जानते हैं कि प्रथम माध्यम, ये बात याद रखिए, प्रथम माध्यम तथा अंतिम माध्यम, प्रथम माध्यम तथा अंतिम माध्यम समान हो तो क्या होगा, तो हमारा I और E की वैल्यू क्या होगी, I और E की वैल्यू समान होगी, I बराबर E। तब इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए 3n1 इज इक्वल टू R डैश अपान साइन I। ये बात समझ में आया। अब हम तीनों को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे हमारे पास है, हम लिखेंगे 1n2 इंटू 2n3 इंटू 3n1 इज इक्वल टू साइन आई अपान साइन आर। लिखेंगे ये बात, इंटू क्या लिखेंगे, ये है साइन आर अपान साइन आर डैश, इंटू क्या लिखेंगे, साइन आर डैश अपान साइन आई। तो ये कटेगा, यहाँ से ये कट जाएगा और ये कटेगा, तो आपका क्या आ जाएगा, आपका रिलेशन पहले इतना लिख लीजिए,
फिर ऊपर मिटाते हैं, फिर आपका रिलेशन आ जाएगा 1n2 इंटू 2n3 इंटू 3n1 इज इक्वल टू 1। अगर मैं बोलूँ 1n, मैं बोलूँ 2n3 का वैल्यू बताइए, 2n3 का, तो आप क्या बोलेंगे? ये इधर जाएगा 1/1n2 इंटू क्या बोलेंगे 3n1, और 2n3 को मैं लिख सकता हूँ 1/1n2 इंटू 1/1n3, इसको लिख सकते हैं। क्या होता है? उल्टा होता है, व्युत्क्रम का नियम पढ़े थे हम लोग, उल्टा हो जाता है। अब ये ऊपर चला जाएगा तो 2n3 इज इक्वल टू 1n3/1n2। तो ये नियम, ये जो फॉर्मूला है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद होना चाहिए। जिससे हम लोग क्या करेंगे, अगर हमको माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक दिया हो और 3 का अपवर्तनांक दिया हो, तो हम 2 के सापेक्ष 3 का या 3 के सापेक्ष 2 का अपवर्तनांक निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से। ये फॉर्मूला अगर हमको पता होगा तो, जैसे देखिए क्वेश्चन करता हूँ, फॉर्मूला आपको देखिए क्या करना। यदि क्या दिया हो क्वेश्चन में यदि दिया हो, यदि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक दिया हो, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक दिया हो 4/3, और वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक दिया हो 3/2, तो आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि ज्ञात करें जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक तथा कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, ये आपको ज्ञात करना है। तो ये क्वेश्चन पूछता है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन ये आ जाता है हर साल। चलिए इसको देखते हैं। तो एक बात बताइए, मैंने क्या बोला, अगर मुझको जल के सापेक्ष WNG निकालना है, WNG, तो याद रखना है कि जो NG वाला टर्म है उसको ऊपर, G जिसका निकालना है उसको ऊपर, ठीक है, और जिसके सापेक्ष निकालना है उसको नीचे, और यहाँ पे A लगा दीजिए, यहाँ पे E, क्योंकि हम लोग एयर के रिस्पेक्ट में ही दिया है हमको क्या, अपवर्तनांक। तो हम क्या करेंगे, ये कितना है 3/2, और ये कितना है 4/3, तो ऊपर जाएगा तो क्या होगा 9/8, समझ में आया? और हमको क्या निकालना है, GNW निकालना है। GNW क्या हो जाएगा, और GNW देखते हैं हम लोग, तो हमारा हो जाएगा W का निकालना है, तो W क्या होगा, ऊपर होगा, और ये क्या हो जाएगा नीचे। अब लिखेंगे क्या, ANW कितना होगा, दिया है आपका 4/3, और ANG कितना है 3/2, तो ये हो जाएगा 8/9। या फिर इसको करने का एक और तरीका था कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग डायरेक्ट लिखते GNW इज इक्वल टू 1/WNG, यहाँ से भी, और इसका उल्टा कर देते तो निकल जाता। तो ये आपका है अपवर्तनांकों के मध्य संबंध। आपको याद रखना है, क्या बात याद रखना है, कि जिसका निकालना है, नोट में एक बात लिख लेंगे, जिसका निकालना है, उसे हर में तथा जिसके सापेक्ष निकालना है, उसे अंश में निकालना है, उसे हर में लिखें। बात समझ में आया? जिसका निकालना है उसे अंश में तथा जिसके सापेक्ष निकालना है उसे हर में लिखे। ये बात याद रहे तो आपको क्वेश्चन से ऐसे करने में मुश्किल नहीं होगा। अब हम चलते हैं, एक हमारा टॉपिक आता है, जब प्रकाश किसी कांच के टुकड़े से गुजरता है तो क्या होता है। तो हम जानते हैं कि जब कोई प्रकाश किसी कांच के टुकड़े से गुजरता है तो आपतित किरण और निर्गत किरण की दिशा जो होती है वो एक ही होती है, ठीक है।
इसे कहते हैं इस और जो इसके बीच की जो लंबवत दूरी होती है आपतित किरण और अभिलंब के बीच, आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच की जो लंबवत दूरी होती है उसे बोलते हैं पार्श्विक विस्थापन। पार्श्विक विस्थापन। तो उस पर हम चलते हैं। क्या टॉपिक होगा? पार्श्विक विस्थापन। विस्थापन इसको बोलते हैं इंग्लिश में लेटरल डिस्प्लेसमेंट। लेटरल डिस्प्लेसमेंट। लेटरल डिस्प्लेसमेंट। लेटरल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, पार्श्विक विस्थापन। चलिए इसको देखते हैं क्या होता है। जैसे मेरे पास एक कांच का एक टुकड़ा है। कांच का एक टुकड़ा है और मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पे प्रकाश की किरण कैसे डाल रहा हूँ। ये कांच है हमारे पास, ठीक है, ये वायु है और यहाँ पे भी वायु है और मैं यहाँ पे अभिलंब खींचा, ठीक, और ये प्रकाश की किरण मुड़ जाएगी अपने रास्ते में और फिर मुड़ने के बाद फिर हम लोग यहाँ पे अभिलंब खींचेंगे तो ये अपने मार्ग में तो ये अभिलंब से दूर हटेगी और फिर हम ये हमारा कौन सा किरण है? ये हमारा निर्गत किरण है। कौन सा किरण? निर्गत किरण। निर्गत किरण। और मैं क्या कर रहा हूँ, इसको आगे की ओर बढ़ा रहा हूँ। तो देखिए ये दोनों प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर है। तो क्या होता है कि जब प्रकाश की किरण किसी कांच के गुटके से जाती है तो आपतित किरण और निर्गत किरण की दिशा एक दूसरे के समांतर होती है और आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच की लंबवत दूरी को पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। आपतित किरण, ये कौन सी किरण है? आपतित किरण। आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच की जो लंबवत दूरी होती है उसको बोलते हैं लोग पार्श्विक विस्थापन। पार्श्विक विस्थापन, इसको डी से डिनोट करते हैं। ये अगर हमारा आई हो गया तो ये हमारा क्या हो जाएगा? आर। तो ये भी हमारा क्या होगा? आर और ये मान लीजिए ई। ठीक है, इतना बात आपको समझ में आ रहा है। और एक बात है, यहाँ पे जो दूरी होगा वही दूरी यहाँ पे होगा क्योंकि विस्थापन जहाँ पे ये बाउंड्री से ही मुड़ जाता है। बाउंड्री से ही परावर्तित किरणें और आपतित किरणें एक दूसरे के समांतर हो जाती हैं। तो ये हमारा डी हो गया। अब एक बात बताइए, ठीक है, अब ये कितना होगा कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट करने का तरीका क्या है कि अच्छा ये एक बात बताइए, यहाँ पे एंगल आई है, यहाँ पे एंगल आई है और ये एंगल आर है तो ये क्या होगा? ये एंगल हमारा होगा आई माइनस आर। आई माइनस आर होगा और ये एंगल 90 डिग्री। ये एंगल क्या है? 90 डिग्री। तो हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं हम? इसका नाम देते ओ ए बी। तो लिख सकते हैं त्रिभुज ओ ए बी में, त्रिभुज ओ ए बी में, ओ ए बी में साइन थीटा बराबर क्या होता है? साइन आई माइनस आर बराबर लंब बटा कर्ण। लंब बटा कर्ण, तो लंब क्या होता है? इस थीटा के सामने वाला लंब, तो डी हो जाएगा, डी अपन, और कर्ण क्या होगा? ये ओ ए होगा। तो हम लिख सकते हैं ना डी बराबर क्या? डी बराबर ओ ए साइन आई माइनस आर, ये लिख सकते हैं। और एक बात बताइए, हमको ओ ए ये लेंथ है, हमको ये लेंथ पता नहीं, हमको क्या पता होगा? कांच के ग्लास की मोटाई पता होगी, थिकनेस पता होगी कितना मोटा है। तो हम बोल सकते हैं कि जो डी होगा, हम बोल सकते हैं, अब त्रिभुज कौन सा ले ले? अब ये त्रिभुज ले लीजिए, ये त्रिभुज, इसको सी दे दिए, त्रिभुज ओ ए सी में। ओ ए सी में क्या होगा? अगर हम लोग कॉस आर लीजिए, कॉस आर, तो कॉस आर बराबर क्या होता है? इसके और इसके में रिलेशन चाहिए हमको, तो कॉस लेना पड़ेगा। तो कॉस थीटा बराबर होता है, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण। तो आधार क्या होगा? ये लंब हो गया और 90 के सामने वाला ये क्या होगा हमारा? आधार। आधार बटा कर्ण, तो आधार कितना हो जाएगा? टी बाई टी बाई ये जो लेंथ है हमारा ओ ए, तो हम बोल सकते हैं ओ ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? टी बाई
कॉस आर, टी बाई कॉस आर। अब इस वैल्यू को इसमें रख देंगे, कहाँ पे गया ये वैल्यू, इस समीकरण में रख देंगे। तो हमारा समीकरण 1 में रखने पर यह मान समीकरण 1 में रखने पर जब रखेंगे तो क्या होगा, d इज इक्वल टू आ जाएगा, होगा d इज इक्वल टू होगा ओ ए की जगह पे क्या हो जाएगा, टी अपॉन कॉस आर, टी अपॉन कॉस आर, d इज इक्वल टू टी अपॉन कॉस आर, और साइन क्या हो जाएगा, साइन आई माइनस आर, साइन आई माइनस आर। तो ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा, क्योंकि हमको ये वाला लेंथ नहीं पता होगा, हमको इसकी मोटाई अधिकतर क्वेश्चन में दी होगी, तो इसीलिए मैंने इसको चेंज कर लिया। तो आपको इस फॉर्मूले से क्या पता होना चाहिए, आपको टी पता होना चाहिए और आई और आर। तो आप क्या कर सकते हैं, आप ये विस्थापन निकाल सकते हैं। तो मैंने बोला इसका डेफिनेशन क्या, आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच की जो लंबवत दूरी होती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, उसको हम बोलते हैं पार्श्विक विस्थापन। अब एक बात आता है कि आपको इन सब का नोट्स कहाँ मिलेगा, क्योंकि ऐसे तो एग्जाम में लिखेंगे, नोट्स आपको पहले वीडियो में मिलेगा। पहले वीडियो जो होगा उसमें मैं डाल दूंगा नोट्स पूरे चैप्टर का, आप लोग वहीं से डाउनलोड करेंगे। और बात आता है कि ये जो डी होता है पार्श्विक विस्थापन किस पे डिपेंड करता है, तो ध्यान से सुनिए। आई की वैल्यू जितना ज्यादा होगी, आई की वैल्यू जितना ज्यादा होगी, ये आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच की दूरी उतना ही ज्यादा होगी। तो अगर हम क्या कहें, आई ज्यादा होने से क्या होता है, पार्श्विक विस्थापन ज्यादा होता है। तो ये फॉर्मूला लिख लीजिए। तो 3 पॉइंट्स लिखेंगे हम लोग, निर्भरता किस पे निर्भर करता है। पहला आपतन कोण पर, आपतन कोण, आपतन कोण मतलब आई। दूसरा कांच मोटाई, कांच की मोटाई, कांच की मोटाई। तीसरा कांच की मोटाई और कांच का अपवर्तनांक, कांच का अपवर्तनांक। इन तीनों बातों पर कौन निर्भर करता है, इन तीनों बातों पर पार्श्विक विस्थापन निर्भर करता है। अब इस पे रहा बात क्वेश्चन का, तो क्वेश्चन अगले वीडियो में किया जाएगा। तब तक के लिए आप ये फॉर्मूला लिख लीजिए। और इसके बाद हमारा है पूर्ण आंतरिक परावर्तन और क्रांतिक कोण, तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और सारा टॉपिक चलेगा, ऐसा नहीं है कोई टॉपिक छूटेगा, सारा टॉपिक चलेगा। और नोट्स मैं दे दूंगा फुल्ली डिटेल, इसमें मैं बोर्ड पे जो लिख रहा हूँ ना उससे ज्यादा डिटेल में वहाँ नोट्स में मिलेगा आपको। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।